बड़ा नाम, इतनी बड़ी सेना, लेकिन क्या फायदा इन सब चीजों का? एक छोटा सा कबीला तुमसे संभाला नहीं जा रहा है चंदर सिंह। क्षमा करिए महाराज, असल में वो कोई आम कबीला नहीं है। तो तुम क्या चाहते हो, मैं उनके सामने हार मान लूं? क्षमा कीजिए पिताजी, लेकिन वो कबीले वाले केवल अपने जंगल की रक्षा कर रहे हैं। उनकी आपको चुनौती देने की मुझे तो कोई योजना नहीं दिखती। जरा सोचिए, वो छोटा सा कबीला हर बार आपकी भारी भरकम सेना को मार पीट कर भगा देता है। वो लोग आपके लिए चुनौती नहीं है, बल्कि आपकी ताकत है। ऐसे पिताजी, वो केवल इतना चाहते हैं कि वो स्वतंत्र रहें और उनके जंगल पर कोई आक्रमण ना करे। तो आप उन्हें अपनी प्रजा मानिए। उल्टा आप उन तक ये संदेश पहुंचाइए कि आप उनके शत्रु नहीं, बल्कि रक्षक हैं। बुरा समय आने पर वो कबीले वाले हमारी ताकत बन सकते हैं। मान गए आपको राजकुमार, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप भविष्य में महान राजा बनेंगे। पिताजी, मेरी आपसे विनती है कि जंगली कबीले के सरदार के पास आपकी तरफ से एक मैत्री प्रस्ताव भेजा जाए। उत्तम, अति उत्तम। चंदर सिंह, आप ये प्रस्ताव उस कबीले के सरदार के पास लेकर जाएंगे। क्षमा महाराज, किंतु ये काम अगर स्वयं राजकुमार सूर्य प्रताप करें तो कबीले का सरदार कभी भी हमारे प्रस्ताव को ठुकरा नहीं पाएगा। नहीं चंदर सिंह, राजकुमार के प्राणों को संकट हो सकता है। विश्वास करिए महाराज, मैं खुद अपने प्राण देकर भी राजकुमार के प्राणों की रक्षा करूंगा। चंदर सिंह पर भरोसा करके राजा सूरजमल राजकुमार सूर्य प्रताप को जंगली कबीले भेजने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगली सुबह राजकुमार सूर्य प्रताप के साथ सेनापति चंदर सिंह और उसके 3-4 सैनिक घोड़े पर सवार होकर जंगली कबीले की तरफ चल दिए। राजकुमार सूर्य प्रताप के साथ राजा का खास अंगरक्षक काली भी था। जबरदस्त ठंड का मौसम था और हर तरफ घना कोहरा छाया हुआ था और फिर जंगल के बीचों बीच। ठंड बहुत है राजकुमार, अगर आपका आदेश हो तो थोड़ी देर यहीं बैठकर विश्राम किया जाए। घोड़े और बाकी सैनिक भी थक चुके हैं। ठीक है सेनापति चंदर सिंह, यहीं अलाव की व्यवस्था कीजिए। चंदर सिंह ने सूर्य प्रताप के कहने पर वहीं आग जलाई। चंदर सिंह उस वक्त घोड़ों को बांध रहा था, लेकिन तभी एक खंजर पीछे से काली की पीठ पर आकर लगा। चंदर सिंह, तुमने? हाँ मैंने राजकुमार, मैंने ही इसे खंजर मारा है, क्योंकि पहले ये मरेगा और फिर तू मरेगा, और उसके बाद राजा सूरजमल की बारी भी आएगी और फिर मैं बनूंगा महाराज चंदर सिंह। इतना सुनते ही काली अचानक से उठ खड़ा हुआ और वो चंदर सिंह से भिड़ गया। काली घायल था, फिर भी वो चंदर सिंह से पूरी ताकत से लड़ा और फिर। राजकुमार, आप भागिए और महाराज को जाकर सब बताइए, तब तक मैं इसे रोकता हूँ। सैनिकों, देख क्या रहे हो? मार डालो इस सूर्य प्रताप को और इसका शव लेकर मेरे पास आओ। सैनिक राजकुमार के प्राण लेने के लिए दौड़ पड़े। भयानक सर्दी में राजकुमार अपनी जान बचाने के लिए भागा और तभी उसका पैर फिसला और वो लुढ़कता हुआ एक घाटी में जा गिरा। जब उसे होश आया तो ना तो वहाँ कोई सैनिक था और ना ही काली। राजकुमार का हाल बहुत बुरा था। उसके शरीर से बेतहाशा खून बह रहा था और उसके सारे कपड़े भी फट चुके थे। अब वो कोई राजकुमार नहीं बल्कि भिखारी लग रहा था। वो किसी तरह धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। तभी उसे सामने एक झोपड़ी नजर आई, लेकिन झोपड़ी के पास पहुंचते ही वो फिर से बेहोश हो गया। बाबा, देखो कोई भिखारी यहाँ गिरा हुआ है। क्या भिखारी? हे राम, ये तो सच में कोई बेचारा लगता है। देखो तो सर्दी में इसका क्या हाल हो गया है, सारे कपड़े भी फटे हुए हैं। हो ना हो जरूर इस पर किसी जंगली जानवर ने हमला किया है। सुनो जी, ये बेचारा ठंड में मर जाएगा, इसे अंदर ले आइए। वो झोपड़ी लक्ष्मी और हरिया की थी। वो सूर्य प्रताप को अंदर ले आए और उसे अपनी खाट पर लिटा दिया। अगली सुबह जब सूर्य प्रताप को होश आया तो उसने खुद को एक झोपड़ी में पाया। मेरा नाम हरिया है, मैं किसान हूँ। ये मेरी पत्नी लक्ष्मी और ये मेरा बिटुआ है किसना। तुम हमें हमारी झोपड़ी के बाहर बेहोशी की हालत में मिले थे। वैसे तुम कौन हो? मेरा नाम कालीचरण है। मैं भी एक गरीब किसान हूँ। जंगल से गुजरते हुए मेरे पीछे एक शेर पड़ गया था, बस उसी ने ये सब। भगवान का शुक्र है तुम्हारी जान बच गई। तुम आराम से लेटो, मैं तुम्हारे लिए अभी काढ़ा बनाकर लाती हूँ। लक्ष्मी और हरिया ने सूर्य प्रताप की देखभाल करनी शुरू कर दी। उन दोनों की सेवा और दरियादिली देखकर सूर्य प्रताप बहुत खुश था। तभी कुछ देर बाद लक्ष्मी उसके पास आई। भैया कालीचरण, उठो, खाना खा लो। सुनते हो जी, आप भी आ जाओ। माँ,
खाने में क्या बनाया है? उड़द की दाल है और गर्मा गर्म रोटी। मुझे नहीं खाना, फिर से वही दाल रोटी। तो तुम्हारा क्या मन होता है खाने का? बस एक बार मुझे ढेर सारे लड्डू पेड़े, बर्फी, रसगुल्ले और रसमलाई और हाँ, गाजर का हलवा भी, ये सब खाने को मिले। अरे बाप रे, इतना सब कुछ! वैसे तुमने ये सब पहले खाया है कभी? नहीं, बाबा से कहानियों में ये सारे नाम सुने हैं। पता है, बाबा कहते हैं कि राजकुमार रोज ऐसा ही खाना खाते हैं। हाँ, हो सकता है, पर मुझे कैसे पता होगी ये बात? हाँ, ये भी है। अच्छा, आप मुझे एक कहानी सुनाओ। ठीक है, पर एक शर्त पर। मैं तुम्हें कहानी सुनाऊंगा और तुम्हें मेरे साथ खाना खाना होगा। इसके बाद सूर्य प्रताप किसना को कहानी सुनाते सुनाते खाना खिलाता है। ये देखकर लक्ष्मी और हरिया बहुत खुश होते हैं। कुछ दिन बाद लक्ष्मी और हरिया के प्यार और देखभाल से सूर्य प्रताप बिल्कुल ठीक हो गया और फिर अच्छा भैया, अच्छा भाभी, मैं अब चलता हूँ। आपका एहसान मैं कभी नहीं भुला पाऊंगा। और मेरी हालत तो देखिए, किसना को देने के लिए अभी मेरे पास कुछ नहीं है। पर किसना, ये वादा है मेरा, मैं जल्दी वापस आऊंगा अपने किसना के लिए तोहफा लेकर। ठीक है? ठीक है चाचा, अपना ख्याल रखना। इसके बाद सूर्य प्रताप वहाँ से चला गया, पर उसका जाना हरिया के परिवार को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। फिर कुछ दिन बाद किसना, ओ किसना! सूर्य प्रताप की आवाज सुनकर हरिया का पूरा परिवार झट से झोपड़ी से बाहर आया। किसना, मुझे बहुत भूख लगी है, आओ ना, खाना खाते हैं। वहाँ कुछ दासियां भी थीं, जिनके हाथों में बड़े बड़े थाल थे। कुछ में खाना था और कुछ में सोने की ढेर सारी मोहरें। देखो चाचा, तुम्हारे लिए क्या क्या लाए हैं। उस दिन तुमने अधूरी कहानी सुनी थी, तो आज आगे सुनो। वो जो किसान था ना, जिसके पीछे शेर नहीं पड़ा था, वो सच्ची में असली राजकुमार था और उसे उसके सेनापति ने ही धोखा देकर मारने की कोशिश की थी। लेकिन उस राजकुमार को एक अच्छा दोस्त मिला, जिसकी मदद से राजकुमार बिल्कुल ठीक हो गया और उसने उस दुष्ट सेनापति को अच्छा सबक सिखाया। पता है उस राजकुमार के उस दोस्त का नाम क्या था? हाँ, वो मैं था ना। सूर्य प्रताप की कहानी सुनने के बाद लक्ष्मी और हरिया ने फौरन हाथ जोड़ लिए। उनकी आंखों में तो खुशी के आंसू थे, लेकिन किसना की आंखें तो अभी भी अपनी शाही दावत पर टिकी हुई थी।